Hello guys, so welcome to your maths class. Chapter number 9 we have started in previous class. तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं. मैंने एग्जांपल बताया था, एग्जांपल नंबर 1, और उसके अलावा हमने पूरा कंसेप्ट देखा था. व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट बताया था मैंने, ठीक है. व्हाट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, नज़रें उठाना. एंगल ऑफ डिप्रेशन, नज़रें झुकाना, शर्माना, ठीक है. ओके. उसके बाद में क्या था, अपना हॉरिजॉन्टल लेवल था, वो सब बता दिया है. इसका यूज़ क्या है वो भी बता दिया था. 8 चैप्टर से कैसे लिंक किया था मैंने वो बता दिया, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से. हाँ जी, अब आपको जैसे पता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें लिख के बोर्ड के ऊपर, ठीक है. बुक तो आपके पास में है ही, ओके. तो आपने कर भी नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं. मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, फिर मैं डायग्राम बनाऊँगा, फिर मैं क्वेश्चन को दोबारा रीड करके टैली करूँगा, ओके. क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 में, एन इलेक्ट्रीशियन. इमेजिनेशन करो, डायग्राम हम नहीं देखेंगे. देखो, अगर आपको चैप्टर को अच्छे से सीखना है ना, बुक में जो गिवन डायग्राम है उनको थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ क्या डायग्राम गिवन है. आप खुद डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर. कि इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर इन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. हाँ भाई, कहीं पे पोल खड़ा होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रीशियन को चढ़ के क्या करना है, उसका फॉल्ट रिपेयर करना है, ठीक है. उसकी हाइट क्या है, 5 मीटर है, होगी जो भी होगी. हम सेकेंड टाइम में डायग्राम बनाते हैं हमेशा. आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, डायग्राम कभी भी पहली बार पढ़ के नहीं बनाना है. पहले क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करो, माइंड में इमेज बनाना स्टार्ट करो. उसके बाद में सेकेंड टाइम में डायग्राम बनाएंगे, थर्ड टाइम में डायग्राम टैली होगा, ठीक है. सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क. अब मुझे एक बताओ, अगर मान लो सपोज करो, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन समझना है, कि ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फॉल्ट है और इसके 5 मीटर है. तो भाई बताओ, क्या इसके ऊपर चढ़ के बैठ के बनेगी? वो नहीं बनाएगी ना. यहाँ पे कोई उसने भी जो स्टेयर लगाई है, सीढ़ियाँ लगाई है, तो सीढ़ी यहाँ तक तो लगेगी नहीं कि यहाँ सीढ़ी खड़े हो, फिर तो उसकी हाइट यहाँ हो जाएगी. तो यहाँ का रिपेयर कैसे करेगी? तो हमें पता है कि सीढ़ी थोड़ा सा नीचे लगाई जाती है, ताकि क्योंकि उसकी भी कुछ हाइट होगी, तो यहाँ पर खड़ी होके ताकि उसका हाथ यहाँ तक पहुँच जाएगा और आराम से उसको रिपेयर करेगी. तो वही चीज़ बोली हुई है कि जो सीढ़ी लगी हुई है वो कंप्लीट 5 मीटर तक नहीं जा रही है, थोड़ा सा नीचे तक जा रही है, ताकि उस पर आराम से खड़े होके अपना बैलेंस बनाए, बैलेंस बना के और यहाँ पे रिपेयर वर्क करें, ठीक है. वो भी डायग्राम में दिखाऊंगा मैं आपको. फिर क्या है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ लैडर. उस लैडर की लेंथ क्या है निकाल देंगे. दैट शी शुड यूज़ विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. लैडर भाई ऐसे तो खड़े करते नहीं है, ठीक है. मान ली, चलो बताते हैं अभी मैं आपको. would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of pole should she place the foot of the ladder. वो सारी चीज़ें हैं. तब आप मुझे एक चीज़ बताना, अगर ये आपका पोल है, ये आपकी लैडर, तो क्या लैडर ऐसे खड़ी होती है इसके बगल में सीधी? नहीं होती है. कुछ अर्थ के साथ में, मान लो ये आपकी ज़मीन है, ठीक है, ये आपका पोल है, तो ऐसे नहीं खड़ी होती लैडर. लैडर थोड़ा सा एंगल बना के खड़ी होगी, और वो भी कहाँ तक जा रहा है, थोड़ी कम हाइट तक जा रहा है, बिल्कुल टॉप तक नहीं जा रही है लैडर. क्यों नहीं जा रही टॉप तक? अरे भाई, इसके ऊपर खड़ी होगी फिर कहाँ पहुँच जाएगी वो, ठीक है. तो थोड़ा सा नीचे तक लैडर जा रही है, ऐसे पोजीशन बन रही है. तो जो ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है. तो कुछ आपके माइंड में इमेज बन गई होगी क्वेश्चन को लेके. अब मैं रीड करते करते डायग्राम बना रहा हूँ. कि इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक पोल. तो मान लीजिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये एक पोल खड़ा हुआ है, ठीक है. इसमें कुछ वायर जा रहे हैं यहाँ से, इस तरीके से वायर जाते रहते हैं पोल के अंदर से, जा रहे हैं, जाने दो. कुछ फॉल्ट आ गया तो उसने लैडर लगाई, और लैडर इस तरीके से लगाई कि थोड़ा सा नीचे तक पहुँचे वो, ताकि यहाँ पे आराम से, और लैडर ऐसे ही दिखती है, लेकिन हम एक सिंगल लाइन बनाएंगे जिससे कि हमें किसी ट्रायंगल की साइड नज़र आए. और वैसे भी आप एक बताओ, जो साइड से देखोगे लैडर को तो आपको एक ही पोल ही तो दिखाई देता है लैडर के अंदर. और यहाँ पर वो खड़े होकर आराम से और अपना रिपेयर वर्क कर लेगी, ठीक है. तो टोटल हाइट ऑफ द पोल, दिस इज 5 मीटर. जिस पॉइंट तक लैडर जा रही है, दिस इज 1.3 मीटर बिलो द टॉप. टॉप से 1.3 कम है. तब आप मुझे बताइए, टोटल 5 में से अगर 1.3 कम हो गया तो क्या 3.7 नहीं बचेगा? बचेगा 3.7 मीटर, ठीक है भाई. यहाँ तक अपना काम हो गया है. उसके बाद में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर. ये लैडर है आपकी, तो लैडर की लेंथ को मैंने L मान लिया. यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ओके.
विच इंक्लाइन एट ए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है हॉरिजेंटल के साथ में। वुड इनेबल हर हो गया। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम फुट ऑफ द पोल, पोल का फुट से लैडर का फुट, फुट वो तो जो ज़मीन पर टिका होता है, ये कितना डिस्टेंस है ये आपको फाइंड करना है, ये आपने डी मान लिया। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन फटाफट से सुन लो। इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो टॉप, यानी कि ये 3.7 बच गया, लैडर लगा दी। ठीक है, लैडर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, वुड इनेबल हो गया, सारा हो गया। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द दिस, और लैडर की लेंथ फाइंड करनी है। समझ गए? अपना काम क्या है, इतने रामायण से अपन को कुछ मतलब नहीं है। अपन को एक राइट एंगल ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट थी जो कि मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं साइड में एक चुपचाप से राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेता हूँ जिससे मेरा क्वेश्चन मुझे सिंपल नज़र आए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यही है इतना सा, इसमें ये कितना है 3.7, तो बोले सर 5 का क्या करें, 5 का कोई काम नहीं है। ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट 3.7 है, क्योंकि ऊपर वाली एक्स्ट्रा से हमें क्या मतलब है, राइट एंगल ट्रायंगल तो इतना सही है। दिस इज़ D, दिस इज़ L एंड दिस इज़ 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो इसको हम अपोजिट बोलते हैं, चैप्टर 8 में बताया मैंने अच्छे से। इसको हम एडजेसेंट बोल देते हैं, एंड दिस इज़ हाइपोटेनस। अब आपको निकालना है इस 60 का यूज़ करके, अपोजिट पता है, एडजेसेंट निकालना है। क्या लगाऊँ, 10 लगा दूँ, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज़ 3.7, एडजेसेंट इज़ D, एंड tan 60 होता है √3। ठीक है, इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन D ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो D इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन कर दो इसका, तो 3.7 √3 अपॉन 3, 3.7 √3 अपॉन 3, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है भाई, √3 की वैल्यू 1.73 रख दो, उसके बाद 3.7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से डिवाइड कर देना, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका मीटर। बोला D तो निकला, सर L बताओ ना, लेंथ ऑफ लैडर, तो बोले ये क्या है, अपोजिट पता है, हाइपोटेन्यूस, तो साइन लगा दो। ठीक है, एडजेसेंट पता है, हाइपोटेन्यूस, चाहे तो कोस लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो मैंने क्या लगाया, साइन, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस 3.7 अपॉन L, एंड साइन 60 होता है √3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो L की वैल्यू, L ऊपर, 2 इधर, √3 नीचे, 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, इसका डबल कर दो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 7.4 अपॉन √3। रेशनलाइजेशन करना है तो रेशनलाइजेशन कर दो, √3 अपॉन √3 करके, तो 7.4 √3 अपॉन 3। ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो और ये निकल जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद करोगे, ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ तक बता दिए। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसको नोट करो। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। जैसे कि मेरी हैबिट है, आपको पता है कि पहले सारे एग्जाम्पल नहीं करेंगे। क्यों, सारे एग्जाम्पल ही कर लिए तो फिर तो चैप्टर ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल में तो भाई 1 एग्जाम्पल इक्वल टू कम से कम नहीं तो भी 3 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं उस एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो अगर सारे एग्जाम्पल कर लिए, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन का लेवल कैसे इंक्रीज़ करेंगे अपना। तो 1-2 एग्जाम्पल किए, तो अब लगभग 5 to 6 क्वेश्चन तक जाते हैं एक्सरसाइज के, जो कि आराम से हो जाएंगे इन कंसेप्ट पे। फिर थोड़ा सा डायग्राम हल्का सा और टफ बनेगा, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर डायग्राम टफ बनेगा, उसके क्वेश्चन करेंगे, सारे एग्जाम्पल खत्म, सारी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। क्या हो रहा है, समझते हैं इस चीज़ को। भाई बताओ, एक पोल पे आपने देखा होगा कि रस्सी बंधी होती है, एक पोल होता है,
एक रस्सी बंधी होती है, रस्सी कुछ इंक्लाइन होती है, रोप जो होती है इंक्लाइन होती है, और सर्कस आर्टिस्ट उसके ऊपर ज़मीन से चलना स्टार्ट करता जाता है और इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। वो एक चीज़ तो होगी कि कुछ इंक्लिनेशन होता है, भाई सीधी तो नहीं होती रस्सी ऐसे और बिल्कुल ऐसे भी, ठीक है। तो ज़मीन से चलना स्टार्ट करना है तो ज़मीन से एक पोल, ग्राउंड पे एक पॉइंट है वहाँ बांधी हुई है, और एक पोल के टॉप पे बांधी हुई है, वहाँ तक जा रहा है इंक्लिनेशन के साथ में। डायग्राम में दोबारा समझाता हूँ उस चीज़ को। उसके बाद में रोप का क्या बोला, टाइटली स्ट्रेस्ड। अब आप कहोगे सर टाइटली स्ट्रेस्ड, देखो मैथ्स में हर वर्ड का मीनिंग होता है। टाइटली स्ट्रेस्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर रस्सी को झूलता हुआ छोड़ा ऐसे, तो आप लेंथ कैसे फाइंड करोगे यार उसकी। हमें तो सिर्फ एक पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल से ही हम फाइंड कर सकते हैं, उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं बनाया होगा आपने राइट एंगल ट्राइंगल आज तक कि ये रहा सर इसको ऐसे बना दिया, ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो टाइटली स्ट्रेच, ये आपका पोल हो गया, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट हो गया और रस्सी को ऐसे बांधा हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बना देंगे। क्या हो रहा है आप सुनो। सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, रोप की लेंथ है 20 मीटर, जो कि अभी नहीं पता हमें, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। हाँ ये ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल पे एक पोल खड़ा हुआ है, इस पोल के टॉप के साथ में आपने रस्सी को बांधा और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से आपने रस्सी को बांध दिया रोप को, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग रोप तो ये है हमारी, इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, और पोल वर्टिकली खड़ा होता है तो ये 90 डिग्री होगा अपना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल है, लिख लिया करो इस चीज़ को, लिखो तो ये पोल है, हाइट ऑफ द पोल को मैंने h मान लिया। इफ़ एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप जो है ये ग्राउंड के साथ में कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, ठीक है। हो गया। अब क्वेश्चन को जिस बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं जिनको लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए मैं लास्ट टाइम रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। समझना ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं चैप्टर के अंदर, 16 चैप्टर है, 16 ही क्वेश्चन है, हो जाएंगे, और 7 एग्जाम्पल है, ठीक है। आराम से हो जाएंगे, 4 to 5 लेक्चर के अंदर ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग का 20 मीटर लॉन्ग रोप, सर्कस आर्टिस्ट यहाँ खड़ा हुआ है, समझना इस चीज़ को, इमेजिनेशन पावर ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए। ये सर्कस आर्टिस्ट है, यहाँ से चलना स्टार्ट करना है उसको, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग रोप चलनी है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री। अब तो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला। कुछ नहीं करना, राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करना होता है, वो हमने फाइंड कर लिया। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज थीटा 30 डिग्री। अगर ये थीटा है दिस इज अपोजिट और ये हाइपोटेन्यूस, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अपोजिट इक्वल टू एच, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 20 मीटर। अपोजिट और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है, साइन, तो आप लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी h अपॉन 20 इक्वल टू साइन 30, h अपॉन 20 इक्वल टू साइन 30, साइन 30 इज 1 अपॉन 2, 2 से कट करो 10 टाइम कट हो जाएगा, तो h इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट कितनी निकल के आ जाएगी 10 मीटर। वो ये भी पूछ सकते थे कि जिस पॉइंट पे आपने ग्राउंड पे टाई किया है उस पॉइंट का फुट ऑफ टावर से कितना डिस्टेंस है, तो हमें क्या प्रॉब्लम आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस और कोस का रिलेशन लगा देते, हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड हो जाता, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नोट करो इसको, फिर आगे मूव करते हैं। हाँ जी, तो कर लिया होगा आपने नोट ये वाली चीज़, लिख लो ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। प्रैक्टिकल होती है सारी सिचुएशन, तो प्रैक्टिकली सोचना है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉम, कोई भी स्ट्रॉम आया, ट्री ब्रेक हो गया, ओके। ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री
टचेज द ग्राउंड, मैं एक बार डायग्राम बनाया था जिससे मैं आपको बाद में बुक को रख के आराम से पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ब्रोकन पार्ट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट द डिस्टेंस। तो एक बार डायग्राम को वैसे ही समझ लेते हैं, तो मैं बना देता हूँ जिससे आपको समझाने में ईजी रहेगा। ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ब्रोकन पार्ट एंड टॉप 30 डिग्री हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, अब सुनो भाई मेरी बात। क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कोई ट्री था ये, ठीक है, ये ट्री खड़ा हुआ है पूरा ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है। स्ट्रॉम आया, टूट गया, टूटने पे बैंड हो गया। भाई टूटने में ऐसे बैंड होगा, ठीक है, तो झुक जाएगा। यानी आप ये समझ सकते हो कि ये कंप्लीट ट्री था, कंप्लीट ट्री है, ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है। स्ट्रॉम आया, कहीं से बीच में से टूटा और टूटने के बाद में ऐसे झुक गया। भाई ऐसे मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा टूटने के बाद में। तो इसने क्या बोला है कि जब वो टच होता है, मतलब इस तरीके से मुड़ता है, तो उसका जो टॉप वाला पार्ट था ना, अब वो ग्राउंड पे टच कर रहा है। ऐसे नहीं है कि हवा में ही लटक के रह गया, टूटा इस तरीके से कि, और सीधी सी बात है वेट ज़्यादा होता है ट्री के अंदर, तो टूटेगा, टूटने के बाद क्या ग्राउंड पे आके टच हो गया वो इस तरीके से। तो हम क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा ट्री था, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये कहीं बीच में से यहाँ से टूटा, ठीक है, ये एक्चुअल हाइट थी इसकी। क्या है ये एक्चुअल हाइट? इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। ये एक्चुअल हाइट है, यहाँ से टूटा, टूटने के बाद बैंड हो गया, और बैंड होके जो टॉप वाला पार्ट है, इसको मैं टॉप वाला पार्ट समझ लेते हैं एक बार के लिए। ये टॉप वाला पार्ट था जो, अब वो ऊपर ना होके कहाँ है, ये धराशायी हो गया और यहाँ पहुँच गया। समझ रहे हो क्या रहा है? जो टॉप वाला पार्ट ग्राउंड के साथ में अब टच हो गया है, वो ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो इसका टॉप वाला पार्ट जहाँ ग्राउंड पे टच हो रहा है वो पॉइंट, और ट्री का जो फुट है, ट्री का फुट मतलब जहाँ ट्री खड़ा हुआ है वहाँ से कितना डिस्टेंस पे जाके टच हुआ, 8 मीटर डिस्टेंस पे जाके टच हुआ है ग्राउंड के ऊपर। इतना लंबा ट्री था, ठीक है, समझ रहे इस चीज़ को? तो टोटल हाइट है, और आपको यही हाइट फाइंड करनी है। तो कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं वो सुन लो, फिर करेक्ट करते हैं। वो मान लिया दिस इज एच, ठीक है, उनको पता है 90 डिग्री पे होता है ट्री। ट्री कभी टेढ़ा खड़ा नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, सीधा ही खड़ा हुआ है। हालांकि टेढ़े ट्री चले जाते हैं, हम क्या मान रहे हैं, सीधा है। तो उन्होंने सोचा कि ये 8 मीटर है, ये एच है, 30 डिग्री फाइंड कर देते हैं। कैसे? बोले ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, बोले मुझे एच फाइंड करना है, ठीक है, अपोजिट एडजेसेंट 10 लगा दो। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h अपॉन 8 इक्वल टू tan 30 डिग्री, h अपॉन 8 इक्वल टू tan 30 मीन्स 1 अपॉन √3, और h इक्वल टू 8 अपॉन √3, 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 अपॉन √3, 8 √3 अपॉन 3 आ गया मीटर। और वो कह देंगे हाँ ये हाइट हो गई, हाइट ऑफ द ट्री। भाई एक बात बताओ, इसने पूछी है हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट क्या थी, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री? तो ट्री की हाइट में क्या इतना सा पोर्शन था, ये कहाँ गया? बोले सर टूट के नीचे गिर गया। तो भाई एक्चुअल में हाइट में तो ये पार्ट इंक्लूड था, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? बोले सर ये तो ट्राइंगल है ही नहीं कहीं फाइंड करने के लिए। तो भाई आपको ये नहीं पता, लेकिन यही तो पोर्शन टूट के यहाँ आ रहा है, तो आप क्यों ना इसको फाइंड कर लो, यही तो पोर्शन ऐसे था, ठीक है। तो आपने इसको फाइंड किया और बाद में क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे। भाई ये जो L है, एक्चुअल में L इतना है, लेकिन टूटने के बाद यहाँ आ गया, तो आप इसको फाइंड करो, बाद में यहाँ चला जाएगा, तो आप फाइंड करोगे LB। तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस के साथ में आप क्या लगा रहे हो, एडजेसेंट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस का कोस लगा दो, तो कोस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट इज 8, hypotenuse is L, and this is cos 30, 8 अपॉन L, cos 30 होता है √3 अपॉन 2। तो यहाँ से आपकी जो L की वैल्यू निकल के आएगी, तो L उधर चला जाएगा,
8 टू 16 अपॉन √3, √3 अपॉन 3, तो 16 √3 अपॉन 3, ठीक है, मीटर। एंड एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री h प्लस l, h इज 8 √3 अपॉन 3, देखो रेशनलाइजेशन करने का फ़ायदा देख लेना, और दिस इज 16 √3 अपॉन 3, 3 LCM होगा तो 8 √3 अपॉन 3 प्लस 16 अपॉन 16 √3 अपने आप चेक ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी 24 √3 अपॉन 3 और 3 8 जा, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया, दिस वॉज द एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री। और कभी कभी अगर क्वेश्चन के अंदर अगर ये मेंशन करें कि यूज √3 इक्वल टू 1.732, तो आपको वो यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो जल्दी से, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन करना, तो माइंड में इमेजिनेशन को सही रखना है आपको कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जल्दबाजी के अंदर आप सिर्फ इतना सा फाइंड करके छोड़ के आ जाओ। याद रखो ट्री पूरा था, यही ब्रेक हुआ था, समझ गए इस चीज़ को, तो इसको नोट करो। आज की क्लास में इतना ही है, धीरे धीरे करके लेंथ इंक्रीज करेंगे क्लास की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना। तो इतना करो, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं।